दोस्तों, इस फोटो वीडियो के माध्यम से मैं अपने बेसिक कोर्स ऑफ माउंटेनियरिंग के कुछ अनुभवों को शेयर करने जा रहा हूं, जो मैंने मार्च अप्रैल 1985 में किया था। इस कोर्स में जाने वाले मेरे अतिरिक्त 3 और सदस्य थे मेरठ से, जो हमारी मेरठ की एसोसिएशन फॉर एडवेंचर एक्टिविटीज़ से थे। इनमें से हमारी एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट श्री आर के गुप्ता भी शामिल थे। सबसे पहले हम सभी हमारे एक और पैटर्न मंडलायुक्त श्री बी के महेश्वरी जी के बंगले पर भी गए थे, उनके आशीर्वाद लेने के लिए, उनकी शुभकामनाएं लेने के लिए। उन्होंने हमें काफ़ी प्रोत्साहित किया और वो बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उस काल में माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग जैसे विषय के बारे में बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं थे। जब उनको पता लगा कि हम लोग जा रहे हैं तो बहुत प्रसन्न हुए। इस फोटो में आप देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड पे हमारे एसोसिएशन के सेक्रेटरी श्री चंद्रशेखर जी हैं, दूसरे नंबर पे मेरा फ़ोटो है, तीसरे नंबर पे श्री आर के गुप्ता जी हैं, चौथे नंबर पे मंडलायुक्त श्री बी के महेश्वरी जी हैं, और उनके साथ में राइट हैंड पे हमारी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री राजेंद्र प्रसाद जी हैं, और राइट हैंड पे हैं सतेंद्र, जो हमारे तीसरे सदस्य थे, और नौनियाल सिंह जी इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये जो फोटो आया है ये बस स्टैंड का है। यहाँ पर हमें सी ऑफ करने के लिए आए हैं मेरठ के एडीएम। उन्होंने हमारा अच्छे से स्वागत किया है। आप देख रहे हैं फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है, हमेशा की तरह। एक बात हुआ करती थी हमारे एसोसिएशन की, जब भी कोई इस प्रकार की चीज़ें होती थी, हमारी एसोसिएशन अधिकारियों को उसमें हमेशा शामिल करती थी, क्योंकि अधिकारियों के लिए भी एक गौरव का विषय होता था। क्योंकि मेरठ जैसे शहर में ये सारी चीज़ें अगर कहीं हो रही हैं तो उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई, मेरठ में जो है ये सारी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं और यहाँ के लोग थोड़े जागरूक हो रहे हैं। हमारी संस्था के माध्यम से काफ़ी जागृति मेरठ के अंदर फैली थी ट्रैकिंग के बारे में, माउंटेनियरिंग के बारे में। इसमें सारे के सारे मौजूद हैं, हम 4 लोग प्लस हमारे सेक्रेटरी साहब, एडीएम साहब, और राइट हैंड पे खड़े हैं हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। पहली बार इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में हमारा जुड़ना हो रहा था। मतलब माउंटेनियरिंग के विषय में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो बेसिक कोर्स में जाने के लिए काफ़ी उत्साह था। अब देखिए, हमारे फैमिली मेम्बर्स भी, हमारे एसोसिएशन के बहुत सारे सदस्य भी इसमें यहाँ मौजूद हैं। सभी लोग खुश थे, हम लोग भी बहुत खुश थे। जिस जोश के साथ ये सब हमें विदा करने आए थे, इससे हम सबका हृदय काफ़ी गदगद हो रहा था। क्यों ना हो, परिवार के सदस्यों के लिए भी एक गर्व की बात थी। आज तो बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं, ट्रैकिंग माउंटेनियरिंग के बारे में। मीडिया चैनल्स, जो सोशल मीडिया, गूगल, इस सब ने इन सब चीज़ों के बारे में बहुत कुछ लोगों को बता दिया है, लेकिन उस समय ये सारी चीज़ें ढकी हुई थी। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे। तो मेरठ बस स्टैंड से हम लोग उत्तरकाशी के लिए चले हैं। ऋषिकेश पहुँचे, ऋषिकेश से बस बदली और फिर उत्तरकाशी के लिए चले और यहाँ पहुँच गए। ये इंस्टीट्यूट है, इसका फ़ोटो है, देख रहे हैं आप। ये 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है और इसके जो प्रिंसिपल होते हैं वो आर्मी से ही होते हैं।
मुझे याद आ रहा है उस वक्त हमारे प्रिंसिपल शायद संधू साहब थे, और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, और वाइस प्रिंसिपल थे श्री ए के भट्टाचार्य जी, कर्नल ए के भट्टाचार्य जी। मेरे ख्याल से आज वो इस संसार में नहीं है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। किसी मतलब कहीं फ्रंट पर वो शहीद हो गए थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ये हमारे इंस्टीट्यूट का मैस। हम लोग इंस्टीट्यूट से डेली तेखला की तरफ जाया करते थे, जहाँ पे हमारी रॉक क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग हुआ करती थी। इंस्टीट्यूट से तेखला का जो डिस्टेंस है लगभग 11 किलोमीटर था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और वापसी में इंस्टीट्यूट की बस हमें ले जाया करती थी। मेरे ख्याल से ट्रेनिंग तेखला में 3-4 दिन लगातार चली थी, और इस दौरान मुझे याद है कि मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गई थी, बहुत ही सीवियर कंडीशन हो गई थी। तो 2-3 दिन मैंने खाली इलेक्ट्रॉल पीकर ही काटे थे, क्योंकि कोई भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो पा रही थी। हमारे इंस्ट्रक्टर सूबेदार मेजर राम सिंह जी ये मेरी स्थिति देखकर थोड़े चिंतित भी हो गए थे, लेकिन परमात्मा की कृपा से सब चीज़ ठीक हो गया था। ये जो फ़ोटो है, ये फ़ोटो है रिवर क्रॉसिंग की एक्टिविटीज़ का, जो शायद उत्तरकाशी में ही किया था हमने। कई तरीके से रिवर क्रॉस करने की प्रैक्टिस हमें कराई गई थी। रिवर क्रॉसिंग में जो रस्सी बांध कर करते हैं उसके द्वारा, दूसरा रस्सी पकड़कर नदी पार करने के लिए जो थोड़ा शैलो रिवर होती है उसमें, और एक और तरीका था जिसमें प्रैक्टिस कराई थी हमें, एयर मैट्रेस के ऊपर बैठकर धीरे धीरे किस प्रकार से हम नदी को पार कर सकते हैं, वो आप अगले फोटो में देख पाएंगे। इन सारी एक्टिविटीज़ में बहुत ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में पहली बार आई थी। इससे पहले तो हमने ये सब चीज़ों के बारे में कल्पना तक नहीं की थी कि भाई किस प्रकार से हम लोग पहाड़ी नदी में या माउंटेन्स में या रॉक्स पर ट्रेनिंग करेंगे। हालांकि रॉक क्लाइंबिंग कैंप सीसी का ऑलरेडी अटेंड कर चुका था मैं, तो इसलिए मुझको रॉक क्लाइंबिंग के अंदर बहुत यहाँ पर आसानी हुई थी, और इंस्ट्रक्टर मेरी परफॉर्मेंस से काफ़ी प्रसन्न भी थे, क्योंकि हमारे सीसी कैंप में बहुत सारी ट्रेनिंग अच्छे से हो चुकी थी हमारी। तो इसलिए नॉट्स के बारे में, टेक्निक्स के बारे में, होल्ड्स के बारे में ऑलरेडी मेरे को पहले से ही ज्ञान था इस बात का। हालांकि इस कोर्स में कुछ लोग ऐसे भी आते थे जिनको कभी उन्होंने रॉक क्लाइंबिंग नहीं की है, पहली बार आए हैं, तो उनके लिए बाकायदा नॉट्स के लेक्चर होते थे, डेमोस्ट्रेशन होता था, वो सारी चीज़ें होती थी यहाँ पे तेखला में, जो हमारे सीसी कैंप में लगातार होती रही थी। तो इस कारण से हमें थोड़ा आनंद आ रहा था, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें पहले से ही जानते थे। और ये जो फोटो है इसमें आप देख रहे हैं, शायद तेखला का ही है। तेखला में जो एक जूस ब्रेक होता है उस टाइम का, वो जो आप चेक की शर्ट में बैठे देख रहे हैं, ये हैं नीमा चेवांग, जो सीनियर इंस्ट्रक्टर नेम के होते थे और बहुत ही शानदार इंसान भी थे। माउंटेनियरिंग की टेक्निक्स को बताने में या सिखाने में तो इनका कोई जवाब था ही नहीं, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग ये बहुत अच्छे इंसान थे। वो पीछे जो टोपी में बैठे हुए हैं, नीली टोपी में, ये मेरे इंस्ट्रक्टर थे सूबेदार मेजर राम सिंह जी। ये भी बहुत ही सज्जन इंसान थे। एक बात तो है कि NIM में जब पहली बार हम लोग ये गए थे यहाँ पे, तो जितने भी इंस्ट्रक्टर थे एक्सीलेंट, बहुत ही कंपैशनेट। ऐसा नहीं था, जबकि ट्रेनिंग काफ़ी हार्ड होती है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में भी आता है, लेकिन जो इंस्ट्रक्टर का जो व्यवहार था और उनका तरीका था, तौर तरीका बहुत ही कंपैशनेट था। इसके कारण बिल्कुल भी पूरे ट्रेनिंग में कोई समस्या नहीं आई थी। हमारी तेखला की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अब हमारी शुरू होनी थी यात्रा हमारे
बेस कैंप के लिए। तो इंस्टीट्यूट की बस ने हमें गांगनानी छोड़ा और गांगनानी से हमारा ट्रैक शुरू हुआ बुक्खी गांव होते हुए टेल कैंप यानी जंगल कैंप के लिए। ये जो जंगल कैंप है ये लगभग 8,200 फीट की हाइट पर है। लेकिन मुझे याद आ रहा है जब रोड हेड से गांगनानी से जब बुकी विलेज होते हुए जब हम चढ़ रहे थे तो एकदम स्ट्रेट क्लाइंब है और लोड हम पे रहा होगा कम से कम 25 से 30 किलो का और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। मैं समझता हूँ जहाँ तक मुझे आ रहा है 60 डिग्री ग्रेडियंट की चढ़ाई है। पहले ही दिन में इतने तगड़े ट्रैक को देखकर सबकी हालत ख़राब हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल पूरी जान निकल गई। जब हम टेल कैंप पहुंचे थे पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके थे। बहुत थकाऊ था ये ट्रैक और काफ़ी टफ पड़ा था। पहली बार मुझे लगा कि इतना टफ ट्रैक भी हो सकता है क्या। अब मजबूरी थी, करना तो था, लेकिन मज़ा भी आ रहा था, उत्साह भी था। और इस टेल कैंप से हम लोग चले आगे गुजरहट कैंप की तरफ। गुजरहट कैंप लगभग 11,200 फीट की हाइट पे था और मेरे ख्याल से इसमें शायद 4-4.5 घंटे लगे थे। पूरी तरह याद नहीं आ रहा इस वक्त। और जैसे ही वहाँ पहुँचे हैं तो स्नोफॉल शुरू हो चुका था और स्नोफॉल में ही हम लोगों ने जैसे तैसे करके भारी भारी कैनवास के टेंट इरेक्ट किए। याद है अच्छी तरह हमारी उंगलियां बिल्कुल ठंड से चिल्ड हो चुकी थी और बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने टेंट लगाए थे सारे मिलके। इस कोर्स में हम लोग लगभग 49 के करीब थे, जिसमें से 28 पार्टिसिपेंट वेस्ट बंगाल से आए थे। मुझे अभी भी याद है इस बात का। आप देखिए कितना सुंदर दृश्य है ये गुजरहट का जो एरिया है बहुत ही खूबसूरत है। हालांकि तब पूरे कोर्स के दौरान वेदर क्लियर नहीं हो पाया था। स्नोफॉल में ही हमारा लगभग पूरा कोर्स हुआ है। एक दिन शायद लास्ट डे में थोड़ा मौसम क्लियर हुआ जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, लेकिन बाकी सारे के सारे दिन हमने एक तरीके से स्नोफॉल में ही काटे हैं और डेली हमारे कपड़े गीले होते थे। जहाँ तक याद है इस गुजरहट के बाद हमारा चलना हुआ हमारे बेस कैंप की तरफ और बेस कैंप की हाइट लगभग 12,300 फीट के करीब थी। यहाँ पहुँचने के बाद हमें इंस्ट्रक्टर्स ने कहा कि भाई टेंट लगाने के लिए ग्राउंड तैयार करो, क्योंकि सारे में स्नो पड़ा हुआ था। अब स्नो पे डायरेक्ट टेंट लगाएंगे तो सारी कुछ चीज़ें जो हैं मतलब थोड़ा ठंडा ज़्यादा होगा। तो उन्होंने कहा ये जो घास है, ये जो घास चारों तरफ लगी हुई है जिसे ममूंचा बोलते हैं लोकल में, आप सब लोग इकट्ठी करके लाओ और अपने अपने टेंटों के नीचे पहले घास की परत बिछाओ, फिर उसके बाद ग्राउंड शीट बिछाओ और फिर जाकर आप उसमें अपना सामान रखो। क्योंकि आप अभी अगले फ़ोटो में आप देखेंगे कि पूरा का पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है और इसी कारण से ये जो घास को सबको कलेक्ट करना पड़ रहा था। ये बात सही है कि ये जो घास जब हम नीचे लगा देते हैं तो काफ़ी वार्मथ रहती है, इतनी चिलिंग बिल्कुल महसूस नहीं होती है। ये ग्राउंड को तैयार कर रहे हैं सब लोग, जैसे जैसे रोप बांटी गई थी नीचे उसी तरीके से उसी हिसाब से सब लोग अपने अपने लिए टेंट लगा रहे हैं, लगाने के लिए जगह बना रहे हैं। यहाँ पर आर्कटिक टेंट लगाए गए थे। आर्कटिक टेंट गोल गोल कैनवास के होते हैं। लगभग एक टेंट की जो वेट होती है लगभग 65 किलो होता है फ्लाई समेत। और इतने भारी भारी टेंटों को जो नेपाली पोर्टर हैं यही उठा सकते हैं और किसी के बस की ये उठाना नहीं है। बहुत हैवी लोड उठा लेते हैं नेपाली पोर्टर्स जो होते हैं। रिमार्केबल है ये चीज़। तो ये सब करते रहे हम लोग, धीरे धीरे करके हमारे टेंट भी लगे। फिर उसके चारों तरफ वो क्या बनाते हैं, उसका नाली बनाई जाती है जिससे कहीं कोई मेल्ट आए, स्नो मेल्ट आए तो कम से कम टेंट के नीचे ना घुसे।
यहाँ पे भी काफ़ी ठंड थी। ये देखिए कैसा मौसम भी है पीछे, इस फोटो में आप देख सकते हैं। इसमें दिखाई दे रहा है कि टेंट लगाए जा चुके हैं। हमारे लिए तो इतना विलक्षण सा अनुभव था ये। हालांकि 84 में मसूरी नाग टिब्बा ट्रैक किया था तो भी वो सारा ट्रैक स्नो में ही हुआ था, लेकिन फिर भी अब आपको यहाँ पर स्नो में कई दिन निकालने हैं तो दोनों प्रकार की फीलिंग है। थोड़ी कठिनाई भी महसूस हो रही थी और मज़ा भी बहुत आ रहा था। निश्चित रूप से मज़ा इसलिए आ रहा था क्योंकि नई नई एक्टिविटीज़ करने को मिल रही थी, और परेशानी इसलिए हो रही थी जो हार्शनेस थी वेदर की, वो भी हमें कष्ट दे रही थी। 85 में एनआईएम के पास फ्रांस वाला इक्विपमेंट नहीं होता था, बूट भी कोफ्लॉक नहीं थे, लेदर के बूट थे और कॉटन के टेंट थे सारे। और जो ऊपर का जो क्या होता है वो विंड चीटर वगैरह होते थे वो भी कॉटन वाले थे, तिरपाल के। तो बहुत कष्ट होता था, सारे दिन स्नोफॉल होता था। अब ये हम लोग थोड़ा थोड़ा जो टेंट इसके आसपास स्लोप वगैरह थे यहाँ पे थोड़ा सा हमने ट्रेनिंग किया है। हालांकि बाकी ट्रेनिंग हमारी सारी डुकरानी ग्लेशियर पे हुई है, जिसका एलिवेशन लगभग 15,000 के करीब रहा है। डेली 2-2.5 घंटे लगते थे बेस कैंप से ग्लेशियर तक पहुंचने में। फिर वहाँ शाम तक ट्रेनिंग होती थी, शायद 4 बजे करीब हम वहाँ से डेली वापस आते थे। सारे कपड़े पूरी तरह गीले हो जाते थे और उन गीले कपड़ों को सुखाएं कहाँ, धूप नहीं थी, स्नोफॉल ही स्नोफॉल चलता रहा। तो हम लोग उन सारे गीले कपड़ों को, जूतों तक को हम अपने स्लीपिंग बैग में घुसा के रखते थे, और बॉडी हीट से थोड़ा बहुत जो कपड़े गीले होते थे वो थोड़ा सूख जाया करते थे। ये डेली का डेली सिलसिला था। लेकिन पूरी रात हो या दिन हो, वो चिलिंग में ही और ठंड में ही हमारी सारी गई है। मज़ा तो आता था, लेकिन ये वाली परेशानी भी अच्छी खासी हुआ करती थी। मुझे याद है उस काल में मैं प्योर वेजिटेरियन हुआ करता था। जब हम 10-15 दिन यहाँ पर बेस कैंप में रहे और हमने देखा यार खाना पीना ढंग से खाया ही नहीं जा रहा हमसे, क्योंकि वेजिटेरियन फूड में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हो पाती जिसे आप खुशी खुशी खा पाओ इस ऑल्टीट्यूड पे। तो मैंने अपने फ्रेंड सत्येंद्र से कहा कि सत्येंद्र ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे, हमसे कुछ खाया तो जा नहीं रहा। जो नॉन वेजिटेरियन है उनको अंडे की भी फैसिलिटी है, वो दाल भी खाते हैं, वो सब चीज़ खा लेते हैं। और नॉन वेज भी होता था वहाँ पे, वो बकरे साथ लेके चलते थे वहाँ पे, बकरे साथ ही रखे हुए थे और रोज़ एक बकरे को काट कर उसका फूड बनाया जाता था, मटन बनाया जाता था डेली। तो बड़ी परेशानी लग रही थी कैसे सरवाइव करें हम। तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा, मैंने कहा भाई कुछ करना तो पड़ेगा। अब हम तो प्योर वेजिटेरियन है, हमारा दिल खराब हो जाता है ये सब देख के, लेकिन करें क्या सर्वाइवल के लिए। तो हमने धीरे धीरे करके मटन की तरी से छुआ छुआ कर रोटी खानी शुरू करी। धीरे धीरे टेस्ट डेवलप हुआ और कोर्स का एंड होते होते हम पीसीज भी खाने शुरू कर चुके थे। तो वेजिटेरियन हम प्योर वेजिटेरियन थे और बाद में हम धीरे धीरे करके नॉन वेजिटेरियन में कन्वर्ट हो चुके थे मजबूरी में। ये होता है अक्सर। मैं समझता हूँ बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा जब कभी ऐसे घटनाक्रम बने होंगे। ग्लेशियर ट्रेनिंग के दौरान ये आप देख रहे हैं, ये क्रेवस क्रॉसिंग भी हमें कराई जाती थी। इसकी कई सारी टेक्निक थी, इनमें से एक टेक्निक थी आइसेक्स सपोर्ट, इसका शायद ऐसे ही कुछ नाम था, मैं भूल रहा हूँ। एक कैट वॉक होता था जिसमें हम दोनों पाँव और दोनों हाथों के ज़रिए इसे क्रॉस करते थे, और ये आइसेक्स पोजीशन, यस आइसेक्स पोजीशन क्रेवस क्रॉसिंग के लिए। इसमें एक लेडर रखी हुई है, इसके ऊपर चलते हुए हम आराम से जाते थे। बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, इसमें कोई शक नहीं। जिसने कभी बेसिक कोर्स नहीं किया है वो एक बार ज़रूर जाके देखे, बहुत मज़ा आता है। यदि वो माउंटेनिंग के लिए कीन है, उसे अच्छा लगता है और पूरी डिज़ायर है कि मुझे कुछ करना चाहिए पहाड़ों में जाके, उसे बेसिक कोर्स ज़रूर करना चाहिए।
खाली टेक्निक ही नहीं सीखने की होती, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जाके आपको सीखने की मिलती हैं और आपके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें डेवलप भी होती हैं। ये जो फ़ोटो है इसमें क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग चल रही है, जैसे कि टीम वर्क होता है। पहला एक बंदा गया है और फिक्स रोप करके आ गया है, उसके बाद बाकी की टीम जुमार के ज़रिए, सेंडर के ज़रिए क्लाइंब करते हुए पहुंचती है ऊपर। और ये जो शेडो आप देख रहे हैं ऊपर, ये जो दिखाई दे रही है फोटो में नीचे की तरफ, ये शेडो है हमारे इंस्ट्रक्टर रतन सिंह जी की। ये भी हमारे इंस्ट्रक्टर थे। आइस क्राफ्ट में राम सिंह जी भी सिखाते थे और रतन सिंह जी भी सिखाते थे। ये भी एक्सीलेंट पर्सन है, एक्सीलेंट पर्सन। इनसे 3-4 साल पहले आए मिलना हुआ था, जब सीसी ने नंदा देवी एक्सपीडिशन का वो 25 साल का सेलिब्रेशन रखा था। और ये आइस फॉल पे क्लाइंबिंग क्रैम्पॉन के ज़रिए कर रहे हैं, आइस एक्स और क्रैम्पॉन के ज़रिए। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ा आता था मेरे को इसमें। सबसे ज़्यादा मज़ा आइस क्राफ्ट में आता है। मतलब आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास पोजीशन में आराम से, बस पंजे भी हवा में लटके हैं आपके, पूरे हील भी हवा में लटकी हुई है, खाली टो जो फ्रैंक्स हैं वही आइस के अंदर घुसे हुए हैं, आपको होल्ड बनाकर दे रहे हैं। हाँ, इसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी बॉडी का जो पोस्चर है वो स्ट्रेट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मतलब इंक्लाइंड हो जाएं और फिर आपको आपके जो आइसेक्स है या क्रैम्पॉन है, इनका होल्ड जो है नीचे छूटने लगेगा। मतलब आपको जो क्रैम्पॉन मारना है आइस वॉल में 90 डिग्री होना चाहिए। एक दूसरी पोजीशन है उतरने के लिए, अगर कोई स्लोप है आइस का उसमें और आपके पास आइसेक्स भी नहीं है, कोई सपोर्ट भी नहीं है, तो आप कैसे उतरेंगे? तो ये एक पोजीशन है डिसेंड करने की, नीचे उतरने की, कि आप अपनी लेग्स को स्लोप के 90 डिग्री पर आप स्टेब्लिश करें। और जो बाकी की बॉडी है आपकी, अपर टॉर्सो है जो आपका, वो पूरी स्लोप के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपने देखा इसमें पूरा आराम से इसमें उतरा जा सकता है बिना किसी आइसेक्स के। इसकी भी अच्छी प्रैक्टिस हुई थी। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता था, ये वाला तरीका भी। इसमें भी बहुत मज़ा आता था। हालांकि इसमें आपके नीज़ के अंदर स्ट्रेंथ चाहिए, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप हल्की सी इस पोजीशन में नीज़ पर पूरी बॉडी वेट को बियर कर सकें। और ये जो फोटो आया है ये हमारे हाइट गेन का है, जो लास्ट में कराया गया था हाइट गेन। वही बेस कैंप के आसपास ही किसी पीक के उस पर ले गए थे हमें। ये 15,500 फीट की करीब हाइट थी। और इसमें सारे इंस्ट्रक्टर भी हैं, ट्रेनीज़ भी हैं। और आप जो टोपी लगाए हुए देख रहे हैं, ये हमारे बनी साहब हैं, सीसी से गैस इंस्ट्रक्टर के रूप में आए थे। इन्होंने ग्लेशियर पे लेक्चर दिए थे, ग्लेशियर वॉक पे लेक्चर दिए थे, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने हम सबको सिखाई थी। ये जो डुकरानी ग्लेशियर है, इसके सामने अगर आप देखेंगे तो आपको 2 पीक्स दिखाई देती हैं। एक द्रौपदी का ढांडा जो लगभग 5,600 फीट की हाइट पे है, और एक है जॉन ली पीक जो लगभग 5,600 मीटर की हाइट पे है, और जॉन ली पीक है लगभग 6,000 मीटर। लेकिन हमें एक आध बारी दिख पाई क्योंकि वेदर कभी क्लियर ही नहीं हुआ था। ये जो डुकरानी ग्लेशियर है, इसका जितना भी मेल्ट है वो एक स्ट्रीम बनता है। स्ट्रीम के रूप में बुकी विलेज तक आकर भगीरथी में मिल जाता है, जिसको दिन गार्ड भी कहते हैं। इसलिए इस पूरे ट्रैक पर पानी की कभी कोई डेफिशिएंसी नहीं होती है, लगातार आपको पानी मिलता रहता है। क्योंकि ये स्ट्रीम, आप इस बुकी विलेज से ही आप इस स्ट्रीम को फॉलो करते हैं और आप पूरे बेस कैंप तक रहते हैं, डुकरानी ग्लेशियर तक जाते हैं। इसके कुछ याद आ रहा है मुझे कि यहाँ पर वापसी आते हुए कई बार लैंडस्लाइड उठा था और काफ़ी रिस्की हुआ करता था ये एरिया। तो दोस्तों, इसी के साथ समाप्त होता है ये अंतिम फ़ोटो भी समाप्त हो रहा है।
आपसे इजाज़त लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले किसी फ़ोटो वीडियो के साथ।